नमस्कार। मैं आज क्लास 9th को ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लेसन नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बिंदुओं को बताऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया एक विशाल देश है, बहुत ही वास्ट कंट्री है और यहाँ पर काफ़ी तरह के लैंडफॉर्म्स हैं और बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। वैरायटी जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, प्लेट्यूज पाई जाती हैं, इंडिया के अंदर डेजर्ट्स पाए जाते हैं, आइलैंड पाए जाते हैं। और जिस लैंडफॉर्म की वैरायटी में हम लोग रहते हैं, हम उसके काफ़ी हद तक हम उसके बारे में जानते हैं। बताओ, जैसे हम प्लेन्स में रहते हैं तो उसके बारे में जानते हैं कहाँ पर प्लेन्स हैं, और जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं तो उसके आसपास के बारे में जानते हैं कि माउंटेन्स में कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना। हमारी कंट्री इंडिया में सारे फीचर्स, फिजिकल फीचर्स जो हैं देखने को मिलते हैं। जैसे प्लेन्स भी पाए जाते हैं, माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं, प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं, आइलैंड भी पाए जाते हैं। अब आता है सॉइल के बारे में, बताते हैं कुछ हम आपको। हमारे यहाँ पर जो सॉइल है, मिट्टी का कलर जो है वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाया जाता है। आपको 7th और 8th क्लास में ही बताया गया होगा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल कैसे बनता है उसके बारे में बताया होगा। तो बताया होगा कि सॉइल मेनली रॉक्स, पहाड़ से बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, और या फिर अर्थक्वेक पर टकराते हैं, या फिर हवा तेज़ चलती है, घर्षण जो होता है उनमें, या फिर बाढ़, पानी की वजह से पानी बारिश पड़ती है तो उस हिसाब से वो धीरे धीरे वाटर जो सॉइल जो है वो कण जो है धीरे धीरे मिट्टी में बनने लग जाते हैं, और पानी के बहाव से या फिर विंड ब्लो करती हैं, हवा चलती हैं तेज़, तो उसके बहाव से वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अब आपको यही बताया गया होगा कि ये प्रोसेस एक दिन में नहीं बनता है, 2 दिन में नहीं बनता है, इनको लाखों, हज़ारों साल, लाखों साल लग जाते हैं बनने में, इन लैंड फॉर्म्स में बनने में, ज़मीन में मिट्टी को बनने में, लैंड फॉर्म्स तक पहुंचने में। तो इसलिए हमको जो मिट्टी, जो फर्टाइल सॉइल है, जो उपजाऊ ज़मीन है, उसको बचा के रखना चाहिए, है ना। बचा के रखेंगे तो अच्छा ही होगा हमारे लिए, यानी उस पर अच्छी खेती बाड़ी होगी। आप लोगों को देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं, गांव के जो किसान होते हैं, वो ज़्यादातर अपने खेती बाड़ी, जो अपने उसका एग्रीकल्चर लैंड होता है, उन पे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि उस समय तो जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी, जब जो अगर कुछ उगाया है तो अच्छा उगेगा, पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होती है, वो अपनी उपजाऊता धीरे धीरे ख़त्म करने लगती है। अगर हम उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे उस सॉइल के ऊपर, तो धीरे धीरे उसमें से जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊता जो होती है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल, फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब आता है, साइंटिस्ट ने अर्थ के फिजिकल फीचर्स की थ्योरी की मदद से डिस्क्राइब किया, जो थ्योरीज होती हैं उसकी मदद से डिस्क्राइब किया है। और जो सबसे फेमस थ्योरी है, सबसे प्रसिद्ध थ्योरी जो इसकी है फिजिकल फीचर्स की, साइंटिस्ट के द्वारा, जो वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे ज़्यादा फेमस थी, उसका नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि वो पहले ही बताया हुआ ज्योग्राफी में आपको 7th 8th क्लास में। क्रस्ट होता है, मेंटल होती है, कोर होता है। क्रस्ट में जो फॉर्म हुई है वो 7 मेजर प्लेट्स से फॉर्म हुई है, यानी 7 मेजर प्लेट्स 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट 7 जानते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स जो हमारे पूरे किसमें हैं, विश्व में 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं ना, वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स। और कुछ क्या है, आइलैंड, माइनर प्लेट्स हैं, जिसे आइलैंड्स का रूप दिया गया है। जब क्रस्ट की प्लेट्स में मूवमेंट होता है, यानी उनमें कुछ मूवमेंट होता है प्लेट्स के ऊपर, तो फोल्डिंग होता है, फॉल्टिंग होता है,
और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी मूवमेंट होने पर फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब फोल्डिंग में क्या होता है बेटा? फोल्डिंग में होता है माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, यानी माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। तो ऊंचा हो गया, फिर नीचे बिल्कुल, फिर ऊपर आप पहुंच गया, तो ये माउंटेन्स फॉर्म हो गया। फॉल्टिंग में क्या होता है? कुछ हिस्सा, यानी ज़मीन का कुछ हिस्सा ऊपर रह जाता है और कुछ हिस्सा नीचे पहुंच जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर रह जाता है, कुछ हिस्सा नीचे पहुंच जाता है। ये मेनली क्रैक, यानी ज़मीन में क्रैक जो होता है उसकी वजह से होता है। अब देखा होगा तो ज़मीन के अंदर बीच में क्रैक आ जाता है, उसमें ऊपर हिस्सा और कुछ नीचे हिस्सा धंस जाता है, तो उसे फॉल्टिंग कहा जाता है। और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आप सबको पता होगा कि ज्वालामुखी गतिविधि होने के कारण जो चेंजेस आते हैं, ज्वालामुखी फटने के बाद धरती में जो भी कुछ चेंज, क्रस्ट में जो भी कुछ चेंज आ रहा है, नीचे से मैग्मा निकल रहा है, वो निकलने के बाद कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के अंदर है। ओल्डेस्ट लैंड मास जो था वह पेनिनसुलर पार्ट, इससे पहले हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। यानी अभी आप अगर मैप देखोगे 7 कॉन्टिनेंट्स का, तो उन मैप्स के अंदर, उस मैप के अंदर सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो सब अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अब पहले जो था गोंडवाना लैंड, ये सब जो आप मैप देखो, गोंडवाना लैंड वाला मैप देखोगे, तो सारे कॉन्टिनेंट जो थे वो सब एक जगह स्थित थे। तो धीरे धीरे फोल्डिंग, फॉल्टिंग या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होने से ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो सब अलग अलग होने लगे। इन एक्टिविटीज़ को मेनली नाम दिया गया है कन्वेंशनल करेंट्स, या फिर कन्वेंशनल करेंट्स भी हो सकते हैं। इनकी वजह से क्रस्ट नंबर ऑफ पीसेस में, यानी बहुत सारे टुकड़ों में गायब हो जाती है। इंडिया की भूमि पर बहुत फिजिकल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, जैसे हिमालयाज़ हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वो अभी के बने रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। यानी इनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हज़ारों वर्ष ही हुए, 1000 वर्ष ही हुए होंगे इनको, हिमालय से नॉर्दर्न प्लेन्स को बने हुए। ये पूरा माउंटेन सिस्टम जो है वो हिमालय को यह रिप्रेजेंट करता है कि यूथफुल टोपोग्राफी, यानी भौगोलिक स्थिति हमारे भारत की हिमालय के साथ हमें हिमालय पीक्स, डीप वैलीज़ यानी घाटियाँ और फास्ट फ्लोइंग रिवर मिलती हैं। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है। अगला टॉपिक आता है मेजर साइकोग्राफिक डिविजन्स। साइकोग्राफिक डिविजन्स जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है द हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स, सिक्स्थ एंड लास्ट द आइलैंड। तो फर्स्ट अब इनको एक एक करके मैं सब डिस्क्राइब करूँगा, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो मैंने आपको बताऊँगा इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट बताया मैं जैसे आपको अभी द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। हिमालय माउंटेन्स यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं और नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया पर स्थित हैं। और यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस हैं वो वेस्ट से लेकर ईस्ट दिशा में इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैले हुए हैं। हिमालय की लेंथ जो है, हिमालय की जो लेंथ है वो 2400 यानी 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर कश्मीर में, और ईस्ट की ओर चलते हैं तो उसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर ही रह जाती है। हिमालयाज़ को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है, 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट है हिमाद्री, सेकंड है हिमाचल और थर्ड है शिवालिक्स। ये तीनों जो मैंने नाम दिए हैं ये इनको ज़्यादातर हिल स्टेशंस के नाम से, यानी ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट बताया मैंने आपको, द नॉर्दर्न प्लेन्स। यह लाई करते हैं साउथ ऑफ हिमालयास में और इन्हें इंडो गैंटिक प्लेन्स भी कहा जाता है। यह 3 मेजर रिवर से फॉर्म होते हैं, 3 मेजर रिवर से बनते हैं। पहला द इंडस रिवर, सेकंड द गंगा रिवर, थर्ड द ब्रह्मपुत्र रिवर। यह प्लेन्स एलुवियल सॉइल से फॉर्म भी होते हैं, यानी ज़्यादातर इसमें एलुवियल सॉइल पाया जाता है। यह 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर हर साल पर ईयर सॉइल जो है रिन्यूड हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आ जाते हैं, नया सा हो जाता है। इसलिए यहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है और एग्रीकल्चर के लिए क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। भाई सॉइल में फर्टिलिटी अच्छी होगी, उपजाऊता अच्छी होगी तो वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी ऑटोमेटिकली होगी। थर्ड पॉइंट है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। यह लाई करता है साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स के और उसका क्षेत्र है ट्रायंगुलर क्षेत्र में है, ट्रायंगुलर शेप में ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। यह टेबल लैंड है और इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है और इसकी औसत हाइट वो 600 मीटर से 900 मीटर तक हो सकती है। नर्मदा नदी इसको 2 भाग में डिवाइड करती है। नर्मदा नदी जो है, रिवर जो है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट है द सेंट्रल हाईलैंड और सेकंड है द डेक्कन प्लेट्यू। और 3 इम्पोर्टेंट हिल रेंजेस वेस्ट टू ईस्ट अगर हम मूव करते हैं तो 3 इम्पोर्टेंट हिल रेंजेस हैं। फर्स्ट है गैरो, सेकंड है खांसी और थर्ड है जयंतिया। यह हिल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यह क्षेत्र वॉल्केनिक ओरिजिन का है, इसलिए यहाँ पर इग्नियस रॉक्स ज़्यादा पाई जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है द इंडियन डेजर्ट। यह अरावली हिल्स का वेस्टर्न मार्जिन पर लाई करता है। यहाँ पर रेत के टीले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पर पूरे साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, यानी पूरे साल में यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो इसका मतलब यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत सूखा होता है। तो यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत सूखा रहता है, तो पेड़ पौधे भी ना के बराबर पाए जाते हैं। लूनी रिवर सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी नदी है इंडियन डेजर्ट में, उस नदी का नाम है लूनी रिवर। ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, बस जीके कंपटीशन में किसी में आ सकता है। फिफ्थ पॉइंट है द कोस्टल प्लेन्स। यह वेस्टर्न कोस्ट और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है। इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला है कोंकण, सेकंड है कन्नड़, थर्ड है मालाबार कोस्ट। बड़ी रिवर्स जो फ्लो करती हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और यह नदियाँ बहुत बड़े बड़े डेल्टाज बनाती हैं ईस्टर्न कोस्ट पर। और लेक चिल्का यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक अहम रोल प्ले करता है। क्यों करता है?
क्योंकि भारत में ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेक चिल्का जो है सबसे अपने देश के अंदर सबसे बड़ी खारा पानी सॉल्टी वाटर सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है, लेक चिल्का के अंदर। लास्ट पॉइंट है द आइलैंड। हमारी कंट्री को में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड और सेकंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। यह लाई करता है केरला के मालाबार कोस्ट के पास। यह 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, यानी 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही कवर करता है, यानी बहुत ही छोटा आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे फ्लोरा और फ्योना पाए जाते हैं। अब सेकंड था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान जो है वो नॉर्थ साइड में देखने को मिलता है और निकोबार जो है वो साउथ साइड में। यह बहुत ही बड़ा आइलैंड है, यानी अगर कंपैरिजन किया जाए लक्षद्वीप से तो ये बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत ही बिखरा हुआ आइलैंड है अंडमान और निकोबार। यहाँ पर भी बहुत सारी फ्लोरा और फ्यूना यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। यह इक्वेटर के बहुत ही नज़दीक है, इक्वेटर जो है उसके बहुत नज़दीक है और ज़्यादातर एरिया इसका फॉरेस्ट से कवर पूरा छपा हुआ है, कवर है इसका बहुत ज़्यादातर एरिया है। अंडमान और निकोबार का ज़्यादातर जो एरिया है वो ज़्यादातर जंगलों से कवर्ड है। और इंडिया के अंदर जो एक्टिव वॉल्केनोस यानी सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो इसी बैरन लैंड पर, आइलैंड पर, यानी इसी के ऊपर एक बैरन आइलैंड है, वहाँ पर पाया जाता है, जो अंडमान और निकोबार पर ही स्थित है। यानी अंडमान और निकोबार पर ही बैरन आइलैंड है, उस पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो यहाँ तक जो मैंने मुख्य बिंदु आपको बताए हैं इस चैप्टर के, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आप सारे बच्चे उसको रीडिंग करें और जो भी समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करें। मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको अभी समझाया होगा, जितने भी पॉइंट समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर किसी को परेशानी है तो वो कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूँगा। धन्यवाद।